जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। संविधान का आर्टिकल 14 इस देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है और इजाज़त देता है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी बड़े से बड़े पद के लिए आवेदन दे सकता है और उसके ऊपर काबिज भी हो सकता है। किसी प्रकार के भेदभाव की मनाही है हमारे देश के संविधान में। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, यदि आपको हमारे देश के राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के रूप में उस सैन्य टुकड़ी का यदि आपको हिस्सा बनना है तो या तो आपको राजपूत होना पड़ेगा, या तो आपको जाट होना पड़ेगा, या तो आपको जट सिख होना पड़ेगा। इन तीन जातियों के लिए उस पद को आरक्षित किया गया है, जो सीधे तौर पे हमारे संविधान के खिलाफ है, जातिवाद को बढ़ावा देता है और हमारे संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह बात सबसे पहले निकलकर 2017 के अंदर आई थी, क्योंकि 2017 के अंदर हरियाणा के निवासी गौरव यादव ने इस पद के लिए आवेदन दिया था। वो सभी मापदंडों पर खरे उतरते थे जिसकी आवश्यकता इस पद पर काबिज होने के लिए थी, लेकिन उसके बावजूद गौरव यादव का आवेदन निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। सिर्फ इसलिए, सारी काबिलियत होने के बावजूद इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि वो यादव जाति से आते थे। वो उन तीन जातियों में से नहीं आते थे जो इस पद के लिए आरक्षित हैं। बात शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी इन तीन जातियों से आते हैं, चाहे वो राजपूत भाई हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो जट सिख हो, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है। उनकी इसमें भर्ती होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके समाज में भी एक से एक बढ़कर इतिहास में योद्धा महायोद्धाओं ने जन्म लिया है, तो उनको भी इसमें जाने की इजाज़त होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उनके लिए नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब हमारा देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि सबको समानता का अधिकार है, किसी नौकरी में जाति देखकर भर्ती नहीं की जाएगी, तो फिर यहाँ पर क्यों की जाती है? आपके दिमाग में भी इस तरह का सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस तरह की चीज़ हमारे देश के अंदर भारत के सर्वोच्च पद पर काबिज राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात सैन्य टुकड़ी में क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये जो सैन्य टुकड़ी है, इसका इतिहास करीब 250 साल का पुराना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा और हमें सन 1760 के दशक में जाना पड़ेगा। बात 1760 के दशक की है, जब सरदार मिर्ज़ा शाहबाज खान और खान तार बेग नाम के दो नवाबों ने 50 सदस्यीय सेना की एक टुकड़ी का गठन किया था, जिसे मुगल हॉर्स के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्य कार्य मुस्लिम नवाबों की रक्षा करना तो था ही, इसके अलावा नवाबों के सम्मान में परेड करना, उनको शाही गार्ड ऑफ ऑनर देना, कोई विदेशी मेहमान आए तो उसके सम्मान में विशेष प्रकार की धुन बजाना, घुड़सवारी के करतब दिखाना, खास मौके या सेरेमनी पर नवाबों को शाही सम्मान देना आदि हुआ करता था। सन 1773 में गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने इन्हीं मुगल हॉर्स के 50 सैनिकों की टुकड़ी को मिलाकर एक अन्य सैनिक टुकड़ी का गठन किया था, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर ट्रूप्स ऑफ मुगल। बाद में उसी साल बनारस के राजा चैत सिंह ने 50 अन्य सैनिकों को उस टुकड़ी में शामिल होने के लिए भेज दिया, जिसके बाद उस टुकड़ी की संख्या 50 से 100 तक पहुंच गई। सन 1773 से 1780 तक इस सैन्य टुकड़ी को द गवर्नर ट्रूप्स ऑफ मुगल के नाम से जाना जाता था। बाद में 1784 से 1859 तक इस टुकड़ी को गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड का नाम दिया गया। 1859 से 1944 तक इसका नाम बदलकर 44th डिविजनल रिकन्स स्क्वाड्रन कर दिया गया। 2 साल के बाद इसका नाम फिर से बदलकर वही पुराना नाम गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड फिर रख दिया गया। फिर आया साल 1947 का, भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद ये टुकड़ी 2 भागों में विभाजित हो गई। एक सैन्य टुकड़ी पाकिस्तान चली गई और एक भारत में ही रह गई, और तब जाकर इसको नया नाम दिया गया और रखा गया प्रेसिडेंट्स बॉडी गार्ड, शॉर्ट फॉर्म में
PBG, जो इस सैन्य टुकड़ी का वर्तमान नाम भी है, बदस्तूर आज तक जारी है। अब मन में यह प्रश्न आता है कि इस टुकड़ी की खासियत क्या है। तो सबसे पहले खासियत तो इस टुकड़ी की यही है कि इसका इतिहास 250 साल पुराना है। इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि यह वाहिद ऐसी टुकड़ी है जो दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट का हिस्सा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस टुकड़ी की स्थापना नवाबों ने, मुगल शासकों ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य नवाबों और मुगल शासकों को शाही सम्मान देना था। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने इस टुकड़ी के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और तब भी इसका उद्देश्य यही बना रहा। जब भी कोई स्पेशल सेरेमनी होती थी तो इस टुकड़ी का काम शाही सम्मान देना, रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा लेना, घोड़सवारी के करतब दिखाना, विदेशी मेहमानों के आने पर उनका शाही सम्मान करना, यही सब काम इस टुकड़ी का हुआ करता था। लेकिन विडंबना देखिए इस देश की, भारत राजशाही से निकलकर एक लोकतांत्रिक देश के रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन इस टुकड़ी का काम आज भी बदस्तूर वही जारी है। आज भी राष्ट्रपति को शाही सम्मान देना, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा लेना, राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देना, विदेशी मेहमानों के आने पर उन्हें उनका शाही स्वागत करना, घुड़सवारी के नए नए करतब दिखाना, विशेष प्रकार की धुन बजाकर राष्ट्रपति को राजा जैसी फीलिंग देना, यही काम इन सैन्य टुकड़ी का बचकर रह गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो इस देश के राष्ट्रपति को अपने आप को राजा वाली फीलिंग लेने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि पहले हमारा देश तो गुलाम था, हमारे देश के अंदर राजशाही चलती थी, लोकतंत्र तो था नहीं। अब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है जो भी नेता होते हैं वो देश के नागरिकों के नौकर होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। वो स्वयं कहते हैं कि मैं जनता का नौकर हूं, मैं तो चौकीदार हूं। तो अगर हमारे देश के नेता चौकीदार हैं, प्रधान सेवक हैं, जनता के नौकर हैं, तो उन्हें क्यों खुद को राजा वाली फीलिंग लेने के लिए इस सैन्य टुकड़ी का इस्तेमाल करना है? क्यों इस सैन्य टुकड़ी से वो लोग राजा वाली फीलिंग लेने का काम करते हैं? दूसरी ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इस टुकड़ी का नाम है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, यानी कि ये प्रेसिडेंट की सुरक्षा में तैनात होने वाले सैन्य टुकड़ी है। लेकिन आज के समय में राष्ट्रपति की सुरक्षा ये लोग नहीं करते हैं। VVIPs की जितनी भी सुरक्षा होती है, जितने भी नेताओं की दिल्ली के अंदर सुरक्षा होती है, उसका पूरा जिम्मा SPG के पास होता है और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आता है। यानी जो इसका मुख्य उद्देश्य था, उस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति भी इस सैन्य टुकड़ी के साथ नहीं की जा रही है। सिर्फ खुद को राजा वाली फीलिंग लेने के लिए इनको तैनात किया हुआ है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आए कि भाई साहब, तुम तो इस सैन्य टुकड़ी की आलोचना कर रहे हो, तो फिर तुम क्यों चाहते हो कि सभी लोगों की इसमें भर्ती हो? तो पहली बात मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं इस सैन्य टुकड़ी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं इस देश के जो कानून व्यवस्था है, जो इस देश की व्यवस्था बनाई गई है, मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस सैन्य टुकड़ी का निर्माण मुगलों ने, फिर बाद में अंग्रेजों ने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया था, उसी उद्देश्य की पूर्ति आज भी हम लोग क्यों कर रहे हैं? आज जब हमारे देश में लोकतंत्र आ चुका है तो इसके कार्य को बदल देना चाहिए, या इसका जो मेन उद्देश्य है वो कर देना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य राष्ट्रपति की सुरक्षा करना है तो उसके लिए इनको तैनात किया जाए। इनसे राजा वाली फीलिंग लेने के लिए इनको क्यों तैनात किया हुआ है? मेरा सिर्फ इतना कहना है। दूसरा मेरा ये कहना है कि इस देश में कोई भी नौकरी हो, भले ही जमादार की नौकरी हो, किसी टीचर की नौकरी हो, झाड़ू लगाने वाले की नौकरी हो, सभी में जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी के लिए उस नौकरी को खुला रखना चाहिए। आवेदन के लिए जाति कोई विशेषता नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगला प्रश्न इस सैन्य टुकड़ी से जुड़ा एक और खड़ा होता है। सवाल यह है कि क्या हमेशा से ही इस सैन्य टुकड़ी में केवल इन्हीं 3 जाति के लोगों की भर्ती हुआ करती थी? तो इसका जवाब है नहीं। शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ करता था, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। इसकी स्थापना मुगल शासकों, अवध के नवाबों के द्वारा की गई थी और शुरुआत में यह उन्हीं नवाबों के अधीन काम करती थी। इसका नाम मुगल हॉर्स था, जैसा कि मैं बता चुका हूं। तो शुरुआत में इसमें जो भर्ती की जाती थी
वो केवल अवध के मुसलमानों की ही की जाती थी। फिर जब इस सैन्य टुकड़ी का कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में आया तब उन्होंने हिंदुओं की भर्ती करना शुरू किया। सन 1800 के लगभग सेना में भर्ती बंगाल प्रेसिडेंसी से होती थी और उस समय इस टुकड़ी में हिंदुओं से केवल ब्राह्मण और राजपूतों को ही लिया जाता था। बाद में 1857 की क्रांति के बाद जब विद्रोह हुआ तो बंगाल प्रेसिडेंसी से बदलकर सेना में भर्ती मद्रास प्रेसिडेंसी से होने लगी, जिसके बाद इस टुकड़ी में ब्राह्मण और राजपूतों की भर्ती पर रोक लगा दी गई। सन 1859 में 50% मुसलमान और 50% सिख इस फौज का हिस्सा बनना शुरू हो गए। इसी प्रकार से समय समय पर जातियों का समीकरण बदलता रहा। विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग इस सैन्य टुकड़ी का हिस्सा बनते रहे, लेकिन आज की डेट में ये केवल 3 जाति पर आकर रुक गया है। अब जब भारत आज़ाद हो चुका है, भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, हमारा अपना संविधान है, राजशाही को हमने मना कर दिया है, राजतंत्र इस देश से खत्म हो चुका है, तो आप लोग मुझे बताइए कि जाति देखकर इस सैन्य टुकड़ी में भर्ती करना कितना जायज़ है, कितना सही है? कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात मैं किसी और वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।